हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर चल रहा था। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने कल अपलोड कर दिया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर जो अपलोड कर दिया था मैंने उस चैप्टर का। तो अभी थोड़ा सा लेक्चर अपलोड करने में देरी हो गई, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आई एम ट्राइंग कि हाँ मैं कर पाऊँ, तो कल से मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी अपलोड कर दूँ। सो टुडे एक्चुअली आई वॉज बिजी शाम तक, तो इसलिए ये लेक्चर मैं अभी डाल रहा हूँ। तो अब इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उसके कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो कल लेक्चर किया था उसमें हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा था। आई होप वो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे तो आप लोगों ने भेजे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि लाइक आप होमवर्क कर रहे हो। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे इस लेक्चर में ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो तीन टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वही हम पढ़ेंगे। बाकी आप सभी लोगों से इंपॉर्टेंट लाइक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप जो है एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर आपको दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है उसको रीड जरूर कर लें अपने आप, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए होते हैं, एनसीईआरटी में आपको जो अलग अलग कुछ और टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो शायद मैं डिस्कस ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, या फिर जिसको आपने न्यूमेरिकल में यूज करना है, तो मैं वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक चैप्टर में कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो छोटी छोटी मतलब लाइंस में लिखी हो, एंड क्या पता उनसे भी क्वेश्चन हो जाए। तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये चैप्टर आपका खत्म होता है, जैसे इस लेक्चर के बाद ये खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से, तो आप जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी की किताब से ये वाला जो चैप्टर है एक बार रीड आउट जरूर कर लें। क्योंकि छोटे मोटे जो दो चार टॉपिक है क्या पता मेरे से मिस हो जाए, तो वो आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं पूरा एनसीईआरटी देख लेता हूँ कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट मेरे को बताने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ जैसे एग्जांपल्स जो आपको दिए होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो बीच बीच में एग्जांपल्स के फॉर्म में दिए होते हैं उन्हें आप जरूर करो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप इस चैप्टर की रीड आउट कर लो, बस एक बार रीड कर लो, और उसमें अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज आप उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अब मान लो अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब नहीं है, तो आप गूगल से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो इस चैप्टर की। गूगल में जाके आपको सिंपली सर्च करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी पीडीएफ, इतना करोगे पहले या दूसरे नंबर पे लिंक आ जाएगा, उससे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो। और जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपने जो भी फिजिक्स की कॉपी बनाई है आप उसमें लिख सकते हो। समझ आ गई बात? तो इतना आप जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भाई 40% मेहनत मेरी है, 60% लेकिन आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। तो जो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज आप उसको जरूर फॉलो करो, ठीक है। तो ये कर लेना, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कुछ भेजूंगा, आज ग्रुप में डाल दूंगा। जो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। विश्वास बैच का लिंक वो है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको वर्कशीट भी भेजूंगा, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब अभी जो हमारा इस लेक्चर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है भाई, जिस चीज की इंपॉर्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो चीज क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो क्या होता है हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी न्यूमरल्स होते हैं फिजिक्स में, उसमें क्या होता है सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ ही ऐसे नंबर्स होते हैं उसमें से, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा, ये लिख दिया मैंने 600805, ठीक है, ये नंबर लिख दिया। तो इसमें मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे, और जो नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादा उन्हें हम मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, बस आप इतना समझ लो। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हमें समझना होगा एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर जो रूल लिखा है वो ये लिखा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला जो रूल हो गया वो क्या हो गया, नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5384, मैंने एक नंबर यहाँ पर लिखा, तो ये 5 सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्या है, जीरो नहीं है। तो सारे के सारे ऐसे नंबर जो आपके नॉन जीरो होते हैं, यानी कि जीरो नहीं होते, जीरो के अलावा कुछ और होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जीरोस जो होते हैं कहां पे,
किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होंगे वो आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 53085, ठीक है। तो पहला जो रूल पढ़ा वो तो हमने क्या पढ़ा कि भाई सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो नॉन जीरो कौन से हैं, ये वाला नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो। बीच में तो आपको जीरो दिख रहा है, तो बीच में जो ये वाला जीरो दिख रहा है, पहले रूल के हिसाब से वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा रूल पढ़ा तो हमको एक बात ये पता लगी कि अगर कोई ऐसा जीरो है जो हमको दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में मिलता है, यानी कि ये जो आप जीरो देख रहे हो ये 3 और 8 के बीच में, और 3 और 8 कैसे हैं, दोनों के दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो ये वाला जीरो हमारे केस में क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तीसरा रूल पढ़ते हैं। तो इफ द नंबर इज लेस देन 1, द zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है, 1 से छोटे का मतलब 0 पॉइंट कुछ भी करके होता है, तो उसमें क्या होगा, जो आपके जीरोस होते हैं कहां पे, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस होते हैं, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में, उससे पहले, तो वो आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 0.002308, तो 0.002308 ये आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो पहला जो रूल पढ़ा हमने उसके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। तो नॉन जीरो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ये सिग्निफिकेंट हो गए। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जितने जो जीरोस हमारे नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर आते हैं, बीच में आते हैं, वो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि ये वाला जो जीरो आपको दिख रहा है ये 3 और 8 के बीच में, और 3 और 8 क्या है, नॉन जीरो है, तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। अब तीसरा पॉइंट जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो कोई क्वांटिटी 1 से कम है, 1 से कम का मतलब कि पॉइंट से पहले आपका क्या लगा है, जीरो लगा है, ठीक है। अगर मान लो ये 1.00 ऐसे करके कुछ लिख दो तो ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 0 पॉइंट करके कोई भी नंबर अगर लिखा है तो नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जो जीरोस होते हैं, ये वाले, यानी कि डेसिमल के बाद और नॉन जीरो नंबर से पहले वाले जो जीरोस होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते, ठीक है। तो यहां पर आपके जो सिग्निफिकेंट जीरोस हो गए, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, वो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 0.18058 ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये डेसिमल देख रहे हो, डेसिमल के बाद तो कोई जीरो है नहीं, यानी कि ये दोनों सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। अब मान लो मैं ऐसे लिख दूं 0.018056, तो ये दो सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि नॉन जीरो है, ये भी दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन जीरो है, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है। और ये वाला जो नंबर जीरो आपको दिख रहा है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है और नॉन जीरो नंबर के पहले है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी कि कोई भी जीरो ऐसा होता है जो डेसिमल के बाद आपको दिखाई दे, 0 पॉइंट के बाद, यानी कि जीरो फिर डेसिमल, उसके बाद अगर आपको जीरो दिखाई दे तो वो आपका नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लो मैंने से लिया 0.001008 ठीक है। तो इस एग्जांपल में जब आप देखोगे तो ये दोनों सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, और ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट, क्यों, क्योंकि 1 और 8 ये दोनों क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन ये जो आपको स्टार्टिंग के दो जीरो दिख रहे हैं ये डेसिमल के बाद आए हैं और नॉन जीरो नंबर से पहले आए हैं, तो इनको सिग्निफिकेंट हम नहीं मानेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए, ये 3 और ये 2, 5 हो गए, ठीक है। तो तीसरा रूल आपका ये वाला हो गया। फोर्थ है यहाँ पे, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, उसमें ये वाले जो जीरोस होते हैं वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12300, तो ये तीनों तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये तो नॉन जीरो नंबर है। लेकिन लास्ट में ट्रेलिंग जीरो का मतलब जो लास्ट में जीरो लगे होंगे, किसमें, नॉन डेसिमल नंबर में, जिसमें डेसिमल नहीं है। अब ये नंबर देख रहे हो इसमें कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो इस नंबर में नॉन जीरो वाले तो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन लास्ट में जितने भी जीरोस हैं वो आपके सिग्निफिकेंट यहाँ पर ये नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को ऐसा बना दूं 12300 उसके बाद 3 लिख दूं, तो अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 3
ये 3 दोनों कैसे नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच वाले जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हो जाएंगे, 3, 3, 6 और 7। इस ऊपर वाले केस में देखोगे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो फोर्थ रूल आपका ये होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट रूल क्या है कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं यानी कि लास्ट के जीरो होते हैं किसी भी नंबर में जिसमें डेसिमल पॉइंट दिया है, तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं 3.500, ठीक है, अब इसमें डेसिमल है तो 3 और 5 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन डेसिमल के बाद अगर लास्ट में जीरोस होंगे तो इन्हें भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। अब मान लो मैंने ऐसे लिया 1.060853 000 ऐसे लिया, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये लास्ट वाले भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि डेसिमल के बाद ये नंबर आया और लास्ट में तीनों ही जीरो है, उसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा, तो ये तीन भी जीरोस आपके सिग्निफिकेंट हो गए। और ये वाले दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है 0.00853 000 ऐसा कुछ हो जाता, तो इस केस में क्या होता कि 853 तो सिग्निफिकेंट था, ये तीन भी सिग्निफिकेंट होते क्योंकि ट्रेलिंग जीरो है डेसिमल नंबर में, लेकिन ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते क्योंकि डेसिमल है, और डेसिमल का जो ये नंबर है वो आपका क्या, 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा है, इस वजह से ये नहीं होते और ना ही ये वाला होता। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाते हैं, टोटल 6 हो जाते हैं, 3 ये वाले और 3 ये वाले। और ऊपर वाला अगर आप नंबर देखोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो 9 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। तो अगर आपको किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आप सॉल्व करोगे, बाकी वर्कशीट जो दूंगा उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे आपके पास नंबर है 35000810, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। दूसरा है 11.00850010, इसमें आपको बताना है कितने हैं। सी है यहाँ पे 0.009081000, ये आपको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 33508091111816, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपके पास 980000, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। और एक और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि है 1.010000800, इसमें आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए, उसके बेसिस पे आप ये 6 क्वेश्चंस करोगे और बताओगे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कि अगर आप किसी भी नंबर को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो या ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी दो नंबर को या दो से ज्यादा नंबर को, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो आंसर होता है सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में कैसे लिखना होता है उसको समझेंगे। तो पहला जो यहाँ पर पॉइंट दिया है वो ये है कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आता है उसमें आपके उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने आपके ओरिजिनल नंबर में होते हैं, ऐसे वाले ओरिजिनल नंबर में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सबसे कम है। तो in multiplication or division, the final result should retain as many significant figure as are there in the original number with the least significant figure। ठीक है, यानी कि आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी भी दो नंबर को आपस में डिवाइड कर रहे हो, तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने आपके उन दो नंबर में से ऐसे नंबर में है जिसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास ये एक डिवीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 4.237 को आपने क्या करना है, 2.51 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, 4.237 को 1.51 2.51 से डिवाइड करना है। तो जब मैं ये डिवाइड करता हूं, आप चाहो तो अपने कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हो 2.51, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4.237 डिवाइडेड बाई 2.51,
ये आंसर आपको जो मिलता है वो मिलता है 1.6880471। ये आपको आंसर मिलता है, इतना बड़ा सा आंसर मिला है। लेकिन अभी हमने रूल क्या पढ़ा कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करो या डिवीजन करो तो फाइनल रिजल्ट में आपके उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने आपके ऐसे वाले नंबर में होते हैं जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि आपके पास जब आप डिवाइड कर रहे हो यहाँ दो नंबर को, तो इस वाले के सिग्निफिकेंट फिगर और इस वाले के सिग्निफिकेंट फिगर चेक करो, इनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर किस वाले में है। ऊपर वाला नंबर देखोगे तो यहाँ पर आपको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं 4, क्योंकि सारे नॉन जीरो नंबर है तो सारे नॉन जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल नॉन मतलब टोटल नॉन जीरो नंबर कितने, 4 है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। इस वाले केस में कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी आपके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो कभी भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसका जो आंसर आएगा उसके आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने आपके उस वाले नंबर में होते हैं जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर किस पे है, 2.51 में कितने, 3 है। तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आना चाहिए। तो इसी वजह से हमने क्या करा, इस 1.68 को क्या करा, 1.69 तक राउंड ऑफ कर दिया। और यहाँ पे 1.69 जो आपका आंसर आया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3। तो ये 3 हो गए और इधर वाले भी 3 थे। तो हमारा आंसर ये वाला सही हो गया। तो आप देख सकते हो इधर इसमें आंसर लिखा भी हुआ है। इसका आंसर क्या है, 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी निकाल रहे थे, मास दिया था, वॉल्यूम दिया था। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। अगली बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। जैसे मान लो मैं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 को भी कर सकते हो, 4 को भी कर सकते हो, जितने भी लोग हैं, लेकिन आपको वही लेना है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। मान लो मेरे पास नंबर है 1.01 1.08 इंटू 2.543 इंटू 0.01, ये है। ठीक है, या इसको और कर लेते हैं, 0.10 कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई आपका। अब यहाँ पे क्या देखोगे, सबसे पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे। इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में पहले ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो इसमें देखोगे तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। इसमें देखोगे तो कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। इसमें अगर देखोगे तो टोटल कितने दिख रहे हैं, ये आपको 2 दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल है और ये नंबर 1 से छोटा है, तो ये वाला तो 0 आपका सिग्निफिकेंट होगा नहीं। ये 1 आपका सिग्निफिकेंट होगा और ये वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि वो ट्रेलिंग 0 है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, तो वो आंसर हमें ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए वो 2 के बराबर हो जाए। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 2.543 मल्टीप्लाइड बाय 0.010। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई यहां पर करता हूं तो मुझे जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है इसकी, वो मिलती है 0.0274644। इतना बड़ा सा आंसर मिला। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि हमें आंसर ऐसा करना है इसको एडजस्ट कि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर तक बन जाए। तो ये 0.027 देख रहे हो, 2 के बाद कितनी 5 से या 5 से ऊपर होती है तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.03 लिख सकता हूँ। और जब मैं ये लिखूंगा तो यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी, अभी 1 हो रही है, तो 3 के बाद में एक नंबर और ले सकता हूँ, यानी कि इसको 2 ही रहने देता हूँ। और 7 के आगे 4 दिख रहा है तो मैं इसको 2 7 ही ले लूंगा, 3 नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, 0.027 इतना रहने दिया, क्योंकि 7 के बाद तो देखो 4 है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नहीं, जितनी डिजिट है वही लिखेंगे। तो जब मैंने ये करा तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन कौन सी है, ये है और ये है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2। और यहाँ पर भी कितनी थी, 2। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होता है उसी के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर का आपको आंसर लाना होता है। कहने का मतलब बस इतना सा है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो वो भी सेम रूल है। मतलब वो भी क्या है, लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला रूल है। मतलब लगभग ऐसा है, थोड़ा सा अलग रूल है उसका, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करते हो तो फाइनल रिजल्ट जो होता है उसमें उतने डेसिमल प्लेसेस आपके होने चाहिए जो आपके ऐसे वाले नंबर में है जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस है। कहने का मतलब है यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस से लिंक है, सिग्निफिकेंट फिगर को आपने जो मतलब इंपॉर्टेंस देनी है वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब आप यहाँ पर ऐड करते हो 436.32, 227.2 और 0.301, तो आपको जो है आंसर मिलता है ये वाला। ठीक है, आपको आंसर क्या मिलता है, ये वाला। अब जब ये आप 3 नंबर देखोगे
तो डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद प्लेसेस सबसे कम किसमें है। तो यहां देखोगे इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, यहां देखोगे डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, और यहां देखोगे डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 3 प्लेसेस है। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या है, 3 प्लेसेस है। तो सबसे कम डेसिमल के प्लेस आपको किसमें मिल रहे हैं, इस वाले नंबर में मिल रहे हैं। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो ऐसा आना चाहिए कि उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर हो, सो दैट कि डेसिमल के बाद एक ही प्लेस बने। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा था 663.821, हमने इसको क्या कर दिया, 663.8 कर दिया। यानी कि इसमें भी आंसर में हम क्या लिया है, डेसिमल के बाद एक प्लेस लिया है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपका ये वाला जो रूल है वो आपने अप्लाई करना होता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको इसके भी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ जो आपने सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो मेरे पास सपोज एग्जाम्पल है, पहला है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का, 2.36100 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.001। ठीक है, और 2 कर देते हैं इसको, और यह 0 कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपको वैसे ही निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में। दूसरा वाला है डिवाइड का क्वेश्चन है ये, 36.00 या 080 डिवाइडेड बाय 1.8, ये आपने निकालना है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन एडिशन का मैं आपको दे देता हूं। तो आपको करना है ये 98.31 प्लस 33.060 प्लस 3.08100, ये आपने ऐड करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये डिफरेंस वाला दे देता हूँ सब्ट्रैक्शन का, 33.860 माइनस 6.6, ये आपने करना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस आपके ये वाले इस टॉपिक के बनते हैं। ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी से ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना। अब उसके बाद है राउंडिंग ऑफ, आप कैसे करते हो अनसर्टेन डिजिट को। राउंडिंग ऑफ आप सभी को पता होगा, सबने लोअर क्लासेस में सीख रखा है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है, ठीक है, कि ये लिखा है जैसे a number 2.746 rounded off to 3 significant figure is 1.0। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये नंबर है 1.743 और आपको इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो आप 1.74 लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपने रूल अप्लाई करना होता है वो ये होता है कि प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है, इज मोर देन 5। अगर मान लो लास्ट वाली जो डिजिट है जिसको आपने हटाना है वो अगर 5 से ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, पिछली वाली जो उसकी डिजिट होती है उसमें एक बढ़ा देते हो। कहने का मतलब है अगर मेरे पास ये है 2.537 है और मेरे को क्या करना है, इसको, इसमें अभी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4 है, मेरे को इसको रिड्यूस करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, मतलब मेरे को आंसर यहां तक चाहिए। तो अब इस 3 के बाद नंबर के लास्ट में 7 है, यानी कि 5 से ज्यादा है। तो 5 से जब भी ज्यादा होता है तो ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला, इसमें आप एक इंक्रीज कर देते हो, यानी कि ये जो नंबर बन जाएगा ये 2.54 बन जाएगा। अब इसमें देखोगे तो आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कहने का मतलब ये है, तो लास्ट वाली डिजिट जिसको आपने हटाना है अपने नंबर में से, ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से ज्यादा होती है तो आप उसमें एक बढ़ा देते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक चीज, एक दूसरा रूल ये भी है कि अगर, मतलब एंड इज लेफ्ट अनचेंज इफ द लेटर इज लेस देन 5। अगर मान लो यहाँ पर ये डिजिट 5 से कम होती है, जैसे मान लो ये ऐसा कुछ होता है 2.533, और अगर आपने ये वाली लास्ट डिजिट हटानी होती तो ये क्या है, 5 से कम है, तो 5 से कम होती है तो ये नंबर आप ऐसे ही रहने देते हो, लास्ट वाली डिजिट आपकी 2.53 बन जाएगी। या मान लो अगर ये 2 थी तो ये 2 ही बन जाएगी, ये वाली डिजिट में फिर कोई चेंज नहीं होगा अगर ये लास्ट डिजिट आपकी 5 से कम है, और ज्यादा है तो पिछली वाली डिजिट में आप एक इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पास लास्ट में डिजिट 5 ही आ जाती है, अगर डिजिट यहाँ पर 5 ही आ जाती तो क्या करोगे, तो इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर उससे पहली वाली डिजिट क्या है, इवन है, तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट को आप सिंपली ड्रॉप कर दोगे। और अगर ऑड होगी तो पिछली वाली जो डिजिट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 1 से। कहने का मतलब है आपके पास दो नंबर ऐसे हैं 2.365 और एक है आपके पास 2.355, इस तरीके से। तो ये आपको दिख रहा है लास्ट में 5, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 5। अब इसको 5 को हटाना है आपने यहाँ से और राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में। तो इस 5 से पहले यहाँ क्या आया, 6 आया है, जो क्या है, एक इवन नंबर है। तो अगर इवन है तो इसको आप एज इट इज रखोगे, यानी कि सेम रहेगा, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2.36 मिलेगा। लेकिन अगर ये ऑड नंबर है, जैसे कि इस वाले केस में
ये 5 था, इस 5 को अगर आपने हटाना है, इससे पहले कौन सा नंबर दिख रहा है 5, जो कि एक ऑड नंबर है, तो आप इसको क्या कर देते हो, एक बढ़ा देते हो, यानी कि क्या बन जाएगा 2.36 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके राउंडिंग ऑफ के रूल्स होते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा, ये इतना ज्यादा काम का है नहीं, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं कि भाई आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। क्या होता है ये डायमेंशनल फॉर्मूला, समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखो क्या है, हमने कल एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ आपकी बेस यूनिट थी, कुछ आपकी डेराइव्ड यूनिट थी। तो जो बेस यूनिट होती हैं, उसके टर्म्स में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट को एक्सप्रेस जो करते हो कुछ सिंबल्स के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि जो लेंथ है, ठीक है, रुको लेंथ नहीं, पहले मास लेते हैं। जैसे मास है, तो मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम थी, और केजी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। उसी तरीके से लेंथ होता है, इसकी यूनिट क्या थी, मीटर थी, ऐसा यूनिट, इसको आप स्मॉल एम से डिनोट करते हो। उसी तरीके से तीसरी यूनिट आपकी क्या थी, टाइम थी, इसे आप सेकंड से रिप्रेजेंट करते हो और स्मॉल एस से डिनोट करते हो। लेंथ हो गया, मास मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या थी, केल्विन थी, ऐसा यूनिट, कैपिटल के से आप इसको डिनोट करते हो। उसके बाद आपका था टेम्परेचर, अरे सॉरी, दिमाग में टेम्परेचर चल रहा है और लिख में इलेक्ट्रिक करंट रहा हूं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो था उसकी यूनिट थी आपकी एम्पियर। ठीक है, कैपिटल ए से आप इसको डिनोट करते हो। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बारे में जो हमने बात करी थी, उसकी यूनिट क्या थी, केल्विन, और इसको आप कैपिटल के से डिनोट करते हो। ठीक है, ये पढ़ा था। और उसके बाद था हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो जनरली आप केमिस्ट्री में यूज करते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या थी, मोल, और इसको आप MOL से डिनोट करते हो। और लास्ट में था लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब मैंने कल पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो वो लेक्चर देख लेना। इसकी यूनिट थी कैंडेला, और CD से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो यही जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं, इसी को हमने क्या करना होता है, जो भी कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी जो भी एसआई यूनिट होती है, उसको हम कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये तो देखो इसके यूनिट के सिंबल थे, लेकिन हम यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे, वो थोड़े से अलग होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल्स, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो मास के लिए आप कैपिटल M जो है इस्तेमाल करते हो, लेंथ के लिए आप कैपिटल L इस्तेमाल करते हो, टाइम के लिए आप कैपिटल T इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप या तो I रिप्रेजेंट करते हो I से, या फिर आप कई बार कैपिटल A से भी डिनोट कर देते हो। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो टेम्परेचर आप जो है कैपिटल T से डिनोट करते हो। नहीं, कैपिटल T से नहीं, कैपिटल T से तो टाइम भी होता है ना, इसको आप कैपिटल K से डिनोट करते हो। ठीक है, कैपिटल के से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आप मोल से ही डिनोट करते हो। और कैंडेला, ये आप CD से डिनोट करते हो। ठीक है, तो देखो ये जो आप लास्ट के 3 देख रहे हो, ये इतने आपके काम के नहीं है। काम के जो है वो आपके स्टार्टिंग के 3 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये स्टार्टिंग के 3 है, ये और ये, हमारा काम इसी से चल जाता है। और बाकी ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे के इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई आप जो है मेरे को बताओ, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आप बताओ किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, तो मुझे क्या है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो मुझे सबसे पहले उसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। अब डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, मीटर होती है। और मीटर क्या है भाई, एक तरीके की लेंथ है। तो मीटर को अभी हमने देखा था, मीटर क्या है, लेंथ है। और इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल एल, बस। ठीक है, कैपिटल एल। और कई बार क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन हम ऐसे करके लिखते हैं MLT के टर्म्स में। किसी को भी किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हम MLT के टर्म्स में लिखते हैं जनरली।
अगर यहाँ पर मान लो मीटर है, मतलब मीटर की पावर 1 है, यानी कि कैपिटल एल की पावर 1 है। तो बाकी अगर कोई और नहीं है, जैसे m मतलब मास है, मास की यूनिट अगर आपको इसमें नहीं दिख रही डिस्टेंस में, या टाइम की यूनिट आपको डिस्टेंस में नहीं दिख रही, तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो कि m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0, क्योंकि मास और टाइम का यहाँ पर टर्म नहीं दिखाई दे रहा, तो उनकी पावर 0 कर दो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 करते तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 से अगर l की मल्टीप्लीकेशन होगी तो उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, किसका? स्पीड का। तो स्पीड की सबसे पहले आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए, और एसआई यूनिट पता करने के लिए आपको स्पीड का कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का मेरे को एक फॉर्मूला पता है, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो आपका वेलोसिटी का होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे, स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पीड का, वो क्या होता है, हम स्पीड का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जिससे हम इसकी यूनिट कैलकुलेट कर पाए। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड की जो मेरे को यूनिट मिल गई, क्या मिल गई, मीटर पर सेकंड मिल गई यूनिट। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम एस की पावर 1 -1, क्योंकि एस की पावर नीचे जो है 1 है, तो ऊपर आएगा तो एस की पावर -1 बन जाएगा। अब ये जो आप मीटर देख रहे हो, मीटर क्या है, लेंथ है, तो आपने कैपिटल एल लिख दिया। लेंथ के लिए कैपिटल एल सिंबल यूज होता है। सेकंड है, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। टाइम के लिए हम कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं सिंबल का डायमेंशनल फॉर्मूला में। तो मीटर के ऊपर आप पावर क्या देख रहे हो, 1 देख रहे हो, तो लेंथ की पावर यहाँ 1 लिख दो। सेकंड की पावर आप -1 देख रहे हो, तो टाइम की पावर यहाँ -1 कर दो। और मास यहाँ पर नहीं है, तो m यहाँ पर लिख दो स्टैंडर्ड नोटेशन बनाने के लिए, और उसकी पावर 0 कर दो। जिसका टर्म नहीं होता उसको 0 कर देते हैं। तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, ये आपका स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब कुछ और यूनिट उस पे आते हैं। मान लो आपसे कहा कि भाई एक्सेलरेशन का जो है, आप बताओ क्या फॉर्मूला, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन की यूनिट जो है मेरे को पता है क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैसे आती है वो मैं बताऊंगा, नहीं आती है आपको तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम जब आप करते हो, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाती है। अब मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हो। सेकंड क्या है, टाइम की यूनिट है, टाइम के लिए कैपिटल टी लिखते हो। यहाँ पर मीटर की पावर आपको कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो लेंथ की पावर 1 हो गई। टाइम की पावर -2 दिख रही है, तो टी के ऊपर -2 लगा दो। एम का टर्म आपको नहीं दिख रहा, तो एम लिख दो स्टैंडर्ड नोटेशन बनाने के लिए, और उसकी पावर क्या कर दो, 0 कर दो। तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसकी जो यूनिट बन गई वो क्या बन गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2। अब केजी क्या है भाई, मास होता है, तो मास के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल करते हैं, उसकी पावर 1 है। मीटर क्या है, मीटर क्या होता है, लेंथ, लेंथ के लिए एल इस्तेमाल करते हैं, एल की पावर क्या है, 1 है। सेकंड क्या है, सेकंड टाइम है, टाइम की पावर कितनी है, -2 है। सेकंड की पावर -2 है, तो टी की पावर -2 हो जाएगी। तो एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2, या आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम एल टी की पावर -2, क्योंकि 1 ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, तो एम एल टी -2 जो है वो आपका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लो हम आते हैं वर्क के ऊपर। वर्क जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स की यूनिट अभी हमने देखी, मास इनटू एक्सेलरेशन से यूनिट क्या मिली थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने यहाँ लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। आपस में पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये 1 मीटर दिख रहा है और ये 1 मीटर दिख रहा है, दोनों मीटर मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि केजी हो जाएगा, मीटर की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 हो गया। ठीक है, अब बस केजी के लिए आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हो, केजी क्या है, मास है, तो मास के लिए कैपिटल एम करते हो। उसकी पावर कितनी है, 1 है। केजी की पावर यहाँ कितनी है, 1 है। कोई पावर नहीं लिखी तो मतलब 1। मीटर है, मीटर के लिए, मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हो, कैपिटल एल। उसकी पावर क्या लिखते हो, 2 लिखते हो। सेकंड है, सेकंड किसके लिए यूज होता है, मतलब सेकंड क्या टाइम है, टाइम के लिए क्या यूज होता है, कैपिटल टी। और सेकंड की पावर कितनी, -2, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m l 2 t -2, क्योंकि 1 ना भी लिखो तो चलेगा। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। आई होप इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए,
तो आपको समझ आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये जो अपना होमवर्क भेजना है मैंने आपको बता रखा है, पर्सनल टेलीग्राम पे भेज देना, या तो ये SHIKHER_297 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, या फिर ग्रुप में या जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां अपना होमवर्क भेज देना। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उनको प्लीज ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना पर डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का। मोमेंटम, मोमेंटम जो है, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता तो मोमेंटम होता है आपका लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का। दूसरा यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मोमेंटम हो गया, ठीक है। पावर, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो इससे आप कर लेना, वर्क का मैंने ऊपर बता ही दिया था कैसे निकालते हो यूनिट, और टाइम की यूनिट आपको पता ही है, उससे कर लेना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m/g/h, mgh, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल करके आप ही क्वेश्चन कर लेना। तो पावर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और क्या बताया मैंने आपको, लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है। और बहुत सारी हो सकती है, हम जैसे जैसे हम फिजिक्स में सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, और सब जगह हमें यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो आप करोगे, ये वाले 4 क्वेश्चंस हो गए आपके होमवर्क में, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वाले 4 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपके और जो मैंने ऊपर आपको दिए, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला था, यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 4 क्वेश्चन मैंने आपको ये दिए हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आपको ये रिजल्ट निकालना है, और उससे ऊपर 6 क्वेश्चंस मैंने आपको ये वाले दिए, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो यहाँ पर इतने टॉपिक के साथ आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये खत्म होता है। इतना ही समझना है आपको बस यहाँ पे, होमवर्क कर लेना। बाकी आपको एक वर्कशीट भेजी जाएगी ग्रुप में, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने बेसिक मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखोगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, बस इतना सा मोटिवेशन के लिए मेरे को चाहिए, ठीक है। और बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो। तो लाइक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, सीयूईटी, कोई भी एग्जाम हो जो कि आपका पीसीबी कोर्स से आ रहा है, तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और सारी स्टेट के बीएससी नर्सिंग के लिए, चाहे मतलब एम्स लेवल का हो, पीजे चंडीगढ़ का हो, पीजे रोहतक हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होमवर्क कर लेना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।